मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है शो में। और गौरी, इस बार आपको इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी कई सारी जानकारी देने वाली है, क्योंकि शो में आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में लॉन्च एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS के जरिए कैसे भरे इनकम टैक्स रिटर्न ताकि गलती की ना रहे गुंजाइश। इनकम टैक्स ऑफिस से आए इंटीमेशन तो घबराने के बजाय क्या करना होगा, और अगर आपने गलती से GST 3B रिटर्न निल फाइल कर दिया है तो उसे सुधारने का आपके पास क्या है रास्ता। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया फॉर्म जारी किया गया है या फिर क्या स्टेटमेंट जारी किया गया फॉर्मेट, वह है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। और इसके जरिए रिटर्न भरना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, लेकिन प्रक्रिया नहीं है। तो कई सारे टैक्स पेयर्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये AIS क्या है और इसके साथ इसकी मदद से कैसे हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो गौरी, सबसे पहले मैं इसी मुद्दे पर आपसे पूछूंगा कि ये जो AIS है ये कैसे अलग है। अगर पिछले फॉर्म को देखें, कई बार हम लोग 26AS से भी मिला करके इसको रिटर्न फाइल करते थे, तो ये AIS है क्या चीज़ और इससे कैसे मदद मिलेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। देखिए लक्ष्मण, ये जो AIS है ये बेसिकली 26AS का ही नया अवतार है। आप कह सकते हैं 26AS का सब्स्टिट्यूट है और इसमें एडिशनल जानकारी आपको बहुत सारी मिलेगी। यानी कि अब जब आप अपनी रिटर्न भरने बैठेंगे तो आपको AIS चेक करना ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी उन्होंने बोला है कि 26AS भी चलता रहेगा जब तक AIS फुल्ली ऑपरेशनल और वैलिडेट नहीं हो जाता। 26AS को भी रखेंगे, बट जब वो ऑपरेशनल और वैलिडेट हो जाएगा तब 26AS को हटा देंगे और AIS जो है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके अंदर आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी, जो जानकारी आप आज से पहले मिस आउट कर देते थे जानबूझ के या गलती से व्हाटएवर, बट आपको अब वो जानकारी मिस नहीं करनी है, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको खुद से बता रहा है कि ये जानकारी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको दिखाइए। इसमें कई जानकारी ऐसी है जैसे आपका सेविंग्स का इंटरेस्ट है, डिविडेंड के छोटे अमाउंट्स हैं, आपका म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस है, फॉरेन रेमिटेंस है, और ये सारी जानकारी जो है ये 26AS में नहीं आती थी, बट अब ये आपके फॉर्म AIS में आएगी। तो आपको अपना AIS जरूर चेक करना है रिटर्न भरने से पहले। इसमें चूंकि AIS अभी सरकार ने कुछ हफ्ते पहले लॉन्च किया है, तो कई लोगों ने 26AS के जरिए रिटर्न फाइल कर दिया होगा, तो वो क्या अब उसमें फिर से फेरबदल कर सकते हैं क्या? AIS के बाद लगता है कुछ नई जानकारी जो हमने नहीं बताया डिपार्टमेंट को, अब AIS में ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है, तो क्या उनके पास कोई रास्ता है? जी लक्ष्मण, मैंने जब प्रेस रिलीज पढ़ी तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया था कि जिन लोगों ने अपनी रिटर्न भर दी है ऑलरेडी, वो अब AIS के जरिए दोबारा से मैच करें। कोई गलती है तो उसको रिटर्न को उनको रिवाइज करना होगा। तो रिटर्न आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हालांकि बहुत बार रिवाइज करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब क्योंकि AIS बाद में आया है और लाखों लोग रिटर्न भर चुके हैं, तो आप अगर अब देखते हैं कोई डिस्क्रिपेंसी है आपकी रिटर्न में तो आप उसको रिवाइज कर दीजिए। दूसरा एक बात मैं लक्ष्मण बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि AIS में एक फीडबैक का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि AIS अभी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ है, वैलिडेट नहीं हुआ है, उसमें कुछ गलतियां हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है जो सही नहीं है, डुप्लीकेट हो गई है या कोई भी उसमें दिक्कत है, तो आप उसमें फीडबैक के जरिए उनको इंटीमेट कर सकते हैं कि ये जानकारी गलत है, और वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होगी और आपकी रिटर्न उसी हिसाब से प्रीफिल होके आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम पहले थी कि बिल्कुल यही अगला सवाल मैं पूछना चाह ही रहा था कि अगर कोई गलती दिख रही तो उसको कैसे सुधार सकते हैं हम लोग, और आपने बता ही दिया। और हम जैसे टैक्स पेयर्स के लिए वाकई काफ़ी काम की चीज़ होगी AIS, क्योंकि छोटे मोटे कई सारी आमदनी होती है जिसको बताना ज़रूरी होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन कई बार हम लोग अनजाने में नहीं बता पाते हैं। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद बताए कि आपने यहाँ से ये आपकी आमदनी हुई है और इसको आपको दिखाना चाहिए, तो बेहद ही आसान हो जाएगा। हाँ, एक बात और है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको तो फीडबैक सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी इसकी प्रक्रिया होती है जिसके तहत कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंटीमेशन भी आता है। तो इसके बाद इंटीमेशन आने पर क्या करना चाहिए? इस फाइल करने के बाद अगला कदम होता है जिसके तहत एक प्रक्रिया होती है, ITR की प्रोसेसिंग करना होता है। ऐसे में बहुत से टैक्स पेयर्स के पास नोटिस आते हैं, हालांकि नोटिस कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा, जिसे इंटीमेशन नोटिस भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। लोग इस इंटीमेशन को देख के कई बार घबरा जाते हैं। तो मेरा सवाल सबसे पहला यही होगा कि ये इंटीमेशन किन किन हालात में आते हैं और इंटीमेशन आने के बाद क्या करना चाहिए?
देखिए बिल्कुल आपने जैसे सही कहा, इंटीमेशन नोटिस हम नहीं मानते हैं। इंटीमेशन एक इंटीमेशन ही है, ये नोटिस नहीं होता, तो इसको देख के घबराना नहीं होता। इंटीमेशन का पूरा एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो क्या है और जो डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो वो भी आपको बताया जाता है। इंटीमेशन का पूरा फॉर्मेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बदल दिया था और अब इसको बड़ा आसान कर दिया गया है और ऊपर ही आपको बता दिया जाता है लिख के कि इनकम जो इंटीमेशन है वो आपको क्या बताना चाह रही है। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। पहला तो नो डिमांड नो रिफंड, जिसमें यानी कि आपका जो रिटर्न आपने भरी है एज इट इज वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान ली और बोला कि इसमें कोई डिमांड नहीं बनती, इसमें कुछ रिफंड भी नहीं बनता। दूसरा है कि आपने रिफंड क्लेम किया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने ये रिफंड आपका मान लिया और हम ये रिफंड को प्रोसेस कर देंगे। तीसरा है कि डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने जो रिटर्न भरी है वो हमारे हिसाब से गलत है, हमारे हिसाब से इसमें डिमांड बनती है, तो वो डिमांड रेज कर देगा। ये बताइए कि ये 3 चीजें हो सकती हैं। इंटीमेशन आने के बाद इंटीमेशन किसी के पास आ जाता है तो फिर उसे क्या करना चाहिए? देखिए अगर तो आपका नो डिमांड नो रिफंड है या आपका रिफंड है तो और वो ठीक है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपकी डिमांड आई है, तो अगर आपकी डिमांड आई है तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। अगर तो वो डिमांड सही आई है, आपसे कोई भूल चूक हुई है तो आप उस डिमांड को पे करा देंगे। अगर नहीं हुई है तो आप रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे। तो पहले 2 केसेस में तो आपको कुछ नहीं करना। हाँ, अगर डिमांड आई है तो आपको ये प्रक्रिया करनी होगी, तब थोड़ी सी उलझन वाली बात है। और अगर ऑब्वियसली अगर डिमांड आपकी आप मान ही लेते हैं कि डिमांड आपकी सही है, आपसे कोई गलती हुई है तो आप पे ही करा देंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजुअली आप अगर अपनी रिटर्न बिल्कुल सही तरीके से भरते हैं तो आपकी रिटर्न एज इट इज एक्सेप्ट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है और ये बहुत क्लियरली आपकी इंटीमेशन के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आया है दिल्ली से अशोक अरोड़ा जी का, जो कि इन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है। दरअसल इनके उलझन यह है कि इनके बेटे के ऊपर होम लोन है और वो चाहते हैं कि बेटे का जो होम लोन है उसकी लायबिलिटी को कम किया जाए और इसके लिए तरीका ये अपनाना चाहते हैं कि इनको अपने शेयर शॉर्ट टर्म शेयर से काफ़ी आमदनी हुई, अच्छी खासी आमदनी हुई है, वो जो शॉर्ट टर्म गेन हुआ है शेयर बेच करके उस पैसे को चाहते हैं कि अपने बेटे के होम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें ताकि बेटे के ऊपर होम लोन की देनदारी कम हो सके। अब ये जानना चाहते हैं कि ऐसे में क्या इनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, जो उन्होंने शेयर से कमाया है उस पर टैक्स चुकाना होगा, या फिर होम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा? क्या सुझाव देंगे आप? नहीं देखिए लक्ष्मण, ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इनका कोई लिंक हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बात कर रहे हैं अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो आपको पहले उस पे जो गेन हुआ है उस पे टैक्स चुकाना होगा, 15% का टैक्स आपको देना होगा फ्लैट रेट पे। अब अगर आप इस अमाउंट को जो आपका टैक्स देने के बाद बच गया, जो आपके पास है पैसा, वो अगर आप चाहें तो अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकते हैं और वो अपने होम लोन की पेमेंट चुका सकते हैं, क्योंकि होम लोन का जो बेनिफिट है वो भी आपके बेटे को ही मिलेगा। तो बेटर है कि वो ही को चुकाएं और उसका बेनिफिट लें। आप डायरेक्टली चुका देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, उनको भी नहीं मिलेगा। तो दोनों चीजों को थोड़ा अलग अलग रखिए, कंबाइन करके कोई फायदा नहीं होगा। इसमें गौरी एक चीज मैं रोकना चाहूंगा आपको कि मान लिया जब बेटे के अकाउंट में आप कह रहे हैं कि पैसा ट्रांसफर कर दीजिए और बेटा अपना होम लोन चुका दे, तो फिर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या बेटे के लिए आमदनी नहीं मानी जाएगी ये रकम? नहीं लक्ष्मण, आमदनी नहीं मानी जाएगी बेटे की, क्योंकि जो बेटा होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिलेटिव माना जाता है और आपने रिलेटिव को अगर आप कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे वो कितने भी अमाउंट की गिफ्ट है, वो उनकी इनकम नहीं मानी जाती। तो बेटे के लिए ये गिफ्ट हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल। डिपेंड करता है, ये लोन भी दे सकते हैं अगर